हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते जो निबंध है व्यंग रूप में जो लिखा गया है उन्होंने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि किस प्रकार से प्रेमचंद जब फोटो खिंचवाते हैं तो उसका एक जो जूता होता है बाएं पैर का, उसकी एक फटा हुआ होता है, उसमें एक उंगली निकली हुई होती है, फिर भी वो फोटो खिंचवाते हैं। उसी को आधार रख करके हरिशंकर परसाई जी ने यह निबंध लिखा है व्यंग रूप में, जो कहा जाता है कि सामाजिक और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है और जो उनका दिखावापन है, अवसरवादिता है, उनके ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छे तंज कसा है। तो इस सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। आज हम इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। क्या पढ़ेंगे? प्रेमचंद के फटे जूते, जो क्या है, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है जो इन्होंने किस रूप में लिखा है? व्यंग रूप में लिखा है। व्यंग क्या होता है? उपहास करना, मजाक करना, यानी कि उपहास मजाक करने वाले, हंसी में बात करना, इस प्रकार से। तो आपको दिखाई दे रहे हैं जूते फटे? तो यहाँ देखो, ये फटा हुआ जूता है, इसमें उंगली भी निकली हुई है, ठीक है। और जहां इन्होंने फोटो खिंचवाई होगी तो कैमरे वाले बार बार इसे आग्रह भी कर रहे होंगे प्रेमचंद जी से कि जरा अपनी धोती को थोड़ा सही कर लो, ये उंगली दिखना बंद हो जाए। लेकिन फिर भी वो दिखावटीपन नहीं, फिर भी उन्होंने फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसा उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और प्रेमचंद के जो फटे जूते निबंध है उसका क्या पढ़ा, हम सारांश रूप में उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यह सब हमें कहाँ दिखाई देता है? तो हमारे पाठ्य पुस्तक है क्षितिज बाग 1। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ दे, कक्षा 9th क्षितिज बाग 1 पुस्तक का नाम है, जिसके चैप्टर संख्या, अध्याय संख्या की बात करें तो 6 है, और जिनके लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ है हमारा, जो रचना का नाम है, कृति का नाम है, निबंध का नाम है, वह किसने लिखा? तो उसका नाम क्या है भी? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा। किसने लिखा? हरिशंकर परसाई। दिख रहे हैं आप लोग हरिशंकर परसाई जी? अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे मूल पाठ। अब मूल पाठ का नाम क्या है हमारा? प्रेमचंद के फटे जूते, जो क्या है? एक निबंध है। क्या है बच्चों? एक निबंध है। और जो कैसे लिखा है? इन्होंने व्यंग रूप से लिखा है। तो तैयार है सभी? अच्छे से पढ़ना, यही समझ में आ जाना चाहिए इसी समय जितने समय पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी की जो एक तस्वीर, एक फोटो है, वो मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और उस तस्वीर में क्या हो रहा है कि अपनी पत्नी के साथ शिवरानी देवी, जो प्रेमचंद की पत्नी का नाम था, क्या नाम था प्रेमचंद की पत्नी का? नाम शिवरानी देवी, ठीक है। तो उनके फोटो में साथ है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। यानी क्या क्या पहने हुए? सिर पर कपड़े की एक तो मोटी टोपी है, कुर्ता पहना हुआ है और एक धोती पहनी हुई है। यानी कि हरिशंकर परसाई जी हैं, उनके सामने एक तस्वीर है प्रेमचंद जी की, जिसमें प्रेमचंद जी भी हैं, उनकी पत्नी है, और वो उनकी पोशाक के बारे में बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी क्या पहने हुए हैं। एक मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, एक कुर्ता पहना हुआ है और एक धोती पहनी हुई है। कनपटी चिपकी, और जो कनपटी है वो चिपकी हुई है, क्योंकि बिल्कुल सीधे साधे सरल स्वभाव के थे वो। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, और गालों की जो हड्डियां हैं वो ऐसे कहते हैं ना कि ये जब गाल पिचक जाते हैं बुढ़ापे में तो हड्डियां दिखाई देती हैं। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में और कुछ भी नहीं होता, इंसान की यदि मूछें होती है तो बिल्कुल भरा भरा सा चेहरा दिखाई देता है। तो मूछें हैं जो चेहरे पर भरा भरा दिखाई देती हैं। घनी मूछें कुछ अच्छी हैं तो चेहरे को अच्छा दिखाई देती हैं। यानी कि जो गालों की हड्डी है वो तो उभर रही है और कनपटी वो चिपकी हुई है, लेकिन उनका चेहरा जो अच्छा लगता है, किन से लगता है? भारी भारी मूछें हैं उनकी, जो बड़ी बड़ी मूछें हैं, उससे वो चेहरा क्या है? थोड़ा भरा भरा दिखाई देता है। तो समझ में आ गया? यानी कि हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद जी की एक तस्वीर है जिसके बारे में ये बता रहे हैं क्या पहना हुआ है, उनका कैसा और उनके कैसा शरीर दिखाई दे रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, और पाँव में क्या है? पैरों में क्या पहन? कैनवस के जूते पहन रखे हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंधे यानी फीते, यानी कि बेतरतीब यानी अव्यवस्थित। उनके जो फीते हैं वो अव्यवस्थित रूप से बंधे हुए हैं। और फिर देखो फोटो, आज आप लोग फोटो खिंचवा सकते हो क्या कि जूतों के फीते भी उल्टे सुल्टे कैसे बंधे हुए हों? हाँ,
एक मोटे कपड़े टोपी सी पहना दिया, कुर्ता धोती पहना दिया जाए, वो मेली गंद मेली सी पहना दिया जाए, और बगल में अभी बताया जाएगा आगे आप लोगों को बाएं पैर का जूता फटा हुआ है बेचारे का, फिर वो फोटो खिंचवा रहे हैं वो पत्नी के साथ में। आप कर सकते हैं कैसा? लापरवाही से उपयोग करने पर बंद यानी फीतों के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। देखो यानी कि जैसे जो छिद्र होते हैं जिसमें फीते हम डालते हैं, तो उसके ऊपर एक लोहे का होता है गोल जैसा, ऐसे लोहे का गोल जैसा, वो निकल जाता है, जिससे उसमें फीता डालते हैं ना, फीता डलता नहीं है, तो उसमें बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो लापरवाही से उपयोग करने पर बंद यानी फीते के सिरों पर लोहे की पतरी यानी पतली सी निकल जाती है और छेदों में फीते डालने में परेशानी होती है। बंद यानी क्या होता है? फीता। मैंने शब्दार्थ बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में ध्यान रखना। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, और जब फीते हैं ना वो किसी भी तरह से, जब वो लोहे का निकल ही जाता है तो किसी प्रकार से वो कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, दाहिने पांव का तो ठीक है, लेकिन मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यानी दाएं पैर का तो जूता ठीक है, लेकिन जो बाएं पैर का जूता है उसमें से एक छिद्र है और जिसमें से बाहर उंगली दिखाई दे रही है, और फिर वो फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। देखो कितने सादे कितने सरल इंसान थे। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें की दृष्टि है इस जूते पर अटक गई, बाएं जूते पर जिसमें वो फटा हुआ है, जिसमें उंगली दिखाई दे रही है। सोचता हूं फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यानी क्या कह रहा है? यदि फोटो खिंचवाते समय ये पोशाक है तो फिर बिना फोटो खिंचवाते आदमी कैसा रहता होगा? क्या अलग अलग रही होगी? लेकिन प्रसाई जी कह रहे हैं लेकिन नहीं, अलग अलग नहीं रही होगी। ये सादगी वाले इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके अलग अलग ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, यानी कि यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, और मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, गालों की हड्डियां तो निकल रही थी, मूछें भारी भारी थी, वो अच्छा सा चेहरा बतलाती थी। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? यानी क्या तुम्हें मालूम मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप, शर्म, झेप क्या होता है? शर्म, झेप क्या होता है? शर्म नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। यानी क्या कह रहे हैं कि लगता है साहित्य पुरखे तुम्हारा जूता है जो फट गया है। अब जो रेडी प्लीज, जो कैमरामैन कहता है कि रेडी फोटो खींचो प्लीज, तो आपने थोड़ा सा उस धोती को नीचे खींच लिया होता जिससे बाएं पैर का जो जूता है, जो उंगली दिख रही है वो ढक जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक, फोटो खींचने का होता है ना, क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी कैसा इंसान है ये? यानी कि झूठी मूठी हंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या है? ये खुद पर हंस रहा है या लोगों को व्यंग रूप में हंस रहा है? लोगों के ऊपर व्यंग रूप में हंस रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते फोटो। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? यानी कि भाई आपने फोटो मत खिंचवा, जब आपको जूता नहीं फटा हुआ था तो आप फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? कहेंगे आगे कि पत्नी का ऑर्डर होगा, क्या पता, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। पत्नी ने कहा चलो फोटो खिंचवाते हैं साथ साथ,
तो तुमने कहा चलो भी ठीक है। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं हो। यानी कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता नहीं हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारी कलेश होता है दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यानी कि तुम्हारे फोटो खिंचवाने की जो तस्वीर है, यदि मैं उसे देखूं, अच्छे से देख रहा हूं, तो मुझे रोने को मन करता है, लेकिन जो तुम्हारी आंखों में मुझे तीखा दर्द दिखाई दे रहा है, तो वह मुझे रोक लेता है कि रोना नहीं है। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अरे भाई, आपके पास जूते नहीं तो फोटो खिंचवा रहे तो किसी की कम से कम मांग ही लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, लोग जब कहते हैं ना कि मेरे पास कोट पैंट नहीं है, तो मांग करके किसी का वर देखने भी चले जाते हैं। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और मांग कर तो बारात भी निकल जाती है, मोटर मांग करके तो बारात भी लीन जाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। यानी कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए लोग उधार में बीवी ले लेते हैं मांग करके, तो भाई एक बार खिंचवा लेने दो मुझे भी। यानी जिसकी शादी नहीं होती तो वो एक बार मांग कर तो बीवी तक मिल जाती है। तुम तो भाई फोटो खिंचवाने के लिए मांग रहे हो और किसी कारण से नहीं, ध्यान रखना, और तुम तो जूते तक नहीं मांग रहे हो। कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो देखो, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यानी कि जब फोटो खिंचवाते हैं ना, तो इत्र नहीं छिड़कते हम लोग। तो इसी प्रकार से लोग तो जैसे कि ऐसा लगता है कि फोटो में भी क्या है, इत्र की क्या है, सुगंध है। लेकिन आप तो ऐसे भी नहीं, आपने तो मतलब जूते नहीं मांग सके। लोग कोट पहन करके वर ढूंढ लेते हैं और बारात लीन जाते हैं मोटर, यहाँ तक कि फोटो खिंचवाने की बीवी भी उधार मांग लेते हैं। तुमसे जूते नहीं मांगे गए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। यानी कि टोपी तो 8 आने की और 5 रुपये से कम में क्या जूते मिलते होंगे उस समय। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और टोपी से हमेशा कीमती क्या रहा है, जूता रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। लेकिन अब तो जूते महंगे हो गए हैं और उस पर एक जूते पर 2500 टोपी, लगभग 25 टोपियां आ सकती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। परसाई जी कह रहे हैं, लेखक जी कह रहे हैं कि मुझे आज तक इतनी चुभन नहीं हुई है, लेकिन जब आपकी मैं ये फोटो देख रहा हूं तो मुझे बहुत ही अत्यधिक क्या हो रही है, चुभन हो रही है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी कि देखो, मैंने कहा था ना कि प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक थे। 301 कहानियां, 12 उपन्यास, 3 नाटक इन्होंने लगभग लिखा था। तो देखो, ये तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी जूता तुम्हारा क्या है, फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मेरा जूता अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। यानी मेरी उंगली तो जूते से बाहर नहीं निकली, लेकिन मेरे जूते का जो तला है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी कि तलवा फट गया है, जो उंगली तो बाहर नहीं निकली लेकिन तलवा फट गया है। जब किसी गर्म मिट्टी पर डालता हूं तो कंकर सा आ जाता है, तो कभी कभी तलवा भी लहूलुहान हो जाता है, अर्थात रक्त यानी कि खून आ जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। यानी कि मेरा पूरा पंजा छिल जाए लेकिन मैं उंगली बाहर दिखाने नहीं दूंगा। परसाई जी हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि चाहे पूरा तला गिर जाए नीचे से, चाहे पूरा तला मेरा है वो छिल जाए पूरा, लेकिन फिर भी मैं उंगली बाहर नहीं दिखाऊंगा अपनी। तुम्हारी अंगुली दिखती है
पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, लेकिन मेरा पाँव सुरक्षित नहीं, नीचे से उंगली तो दिखती नहीं है। उल्टा सिस्टम हो गया, दोनों का विपरीत हो गया। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। कह रहे हैं कि मेरी अंगुली तो ढकी हुई है लेकिन नीचे से पंजा क्या हो गया, बेचारा घिस गया है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बात तो सही है कि आजकल सामने चाहे कैसा भी हो, मतलब फोटो अच्छी अच्छी होनी चाहिए, सूट बूट से चाहे इस प्रकार से कहते हैं, चाहे गंदा ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी फोटो अच्छी होनी चाहिए, दिखावटी। कहते हैं ना कि पहली बार जो इंसान किसी को देखता है तो कम से कम अच्छा तो दिखना चाहिए। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। ठाठ यानी होती है शान, यानी तुम अपना जूता, फटा जूता बड़े शान से पहने हो, लेकिन लेखक कह रहे मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। यानी कि मैं कभी भी, लेखक कह रहे मेरी जीवनी कोई भी लिखे, क्योंकि जीवनी कोई स्वयं तो लिखता नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई दूसरा ही लिखता है। चाहे मेरा कोई जीवनी लिखे ना लिखे, लेकिन फिर भी मैं अपना फटा जूता नहीं पहनूंगा। कोई फटा जूता जिसमें उंगली दिखाई देगी बाहर, ऐसा जूता मैं नहीं पहनूंगा, चाहे कोई जीवनी लिखे या ना लिखे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसलों पस्त कर देती है, क्या मतलब इसका, कौन सी मुस्कान है यह? यानी जो तुम्हारी मुस्कान है, झूठी मूठी मुस्कान है, क्या तुम दूसरे पर व्यंग के रूप में हंस रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। यानी कि आपकी जो अंदर की मुस्कान है उसको निकालना चाहते हो, लेकिन जब फोटोग्राफर ने कहा रेडी प्लीज, और तुम जैसे ही मुस्कान निकालने लगे उतने में देर में वो क्लिक कर देता है, ठीक है, कहता है थैंक यू, फोटो खिंच गई आपकी। ऐसे तो होता है, रेडी प्लीज, आप लोग एकदम से सिकुड़े हुए होते हो तो थोड़ा खुलते हो, कोशिश करते हो, इतनी देर में तो वो क्लिक करता है, फिर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, आपकी फोटो खिंच गई। अब आप उसे दोबारा तो नहीं खिंचो, जब आपने जूता ही नहीं बदला मांग करके तो आप जूता दोबारा क्यों कहेंगे? नहीं कह सकते आप लोग, ऐसा इंसान तो नहीं कह सकता। क्या होरी का गोदान हो गया? अब लेखक कह रहा है क्या होरी का गोदान हो गया, क्योंकि प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा था ना 1935 में। क्या पूस की रात कहानी है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यानी उनकी कहानियों के बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में वो याद कर रहा है। क्या होरी का गोदान हो गया क्या, इसलिए तुमने जूता नहीं बदला, जूता नया नहीं लाया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई क्या? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? मुझे लगता है माधो औरत के कफन कहानी है, यहाँ कफन कहानी है, ठीक है, यहाँ सुजान भगत है, यहाँ पूस की रात है, यहाँ गोदान है। क्या कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मुझे मालूम होती है, हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, फिर लेखक कहता है मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया यह है? मेरी जनता के लेखक, अरे मेरी जनता के लेखक, तू इतना बड़ा कथाकार, उपन्यास सम्राटकार है, युग परिवर्तक है, तुम्हारा जूता फटा कैसे? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे होता तगाजा, यानी कि बनिए से पैसे, जब बनिया तगाजा क्या होता है कि ध्यान रखना, उधार वाला पैसा, जब कोई आप बनिया से कोई सामान लिया तो वो उधार वाला है, उसे बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। यानी कोई बनिया आपसे पैसे उधार मांगने, यानी आपने कोई सामान लिया होगा आपसे, वो उधार जो पैसे किए था बनिया, क्या वो बनिया आ रहा होगा, आप 2-3 मील जल करके फिर वापस से उसे बचने के लिए आ रहे होंगे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। अब कुंभन दास एक आचार्य हैं, रीतिकाल के आचार्य माने जाते हैं, रीतिकाल के आचार्य बहुत बड़े। तो वो फतेहपुर सीकरी गए थे, ठीक है, हाँ। तो जब उनका जूता फट गया था तो ध्यान रखना, उदाहरण दिया है यहाँ कुंभन दास जी का। उसे बड़ा पछतावा हुआ, दुख हुआ। उसने कहा और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। यानी क्या कहा उन्होंने? उसने कहा और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम।
ठीक है, ये पंक्ति भी थोड़ा ध्यान रखना। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि उन्होंने जब कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया गया तब उन्होंने कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। यानी मुझे लगता है कि तुमने किसी सख्त चीज को क्या मारा होगा? ठोकर मारा होगा। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। ये सीधी सीधी बातें तो आपको पता है, पत्थर होगा, टीला होगा, आपने ठोकर मारी होगी। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। यानी तुम उस टीले को बचाकर तो बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। तीन टीलों से आप समझौता है, थोड़ा सा यहाँ टीला है तो थोड़ा निकल के बच के निकल जाओ। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। यानी सभी नदियां रास्ता नहीं बदल देती, थोड़ा रास्ता बदलकर भी निकल जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म, नेम या नियम, धर्म यानी धर्म, धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी ही जंजीर। यानी कि जो होरी है, गोदान उपन्यास का जो मुख्य नायक है, वो नियम धर्म पर चलता है, लेकिन फिर भी उसकी खेती सारी जमींदार छीन लेता है। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तुम कोई संकेत करते हो तो कोई तो हाथ से उंगलियों से इशारा करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने पांव की उंगलियों से क्या करते हो? इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं। यानी तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं। तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। लेखक कहता है कि तुम्हारी यह उंगली है ना, जो बाएं पार में दिख रही है, उसका इशारा भी समझता हूं और तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान है, इसको भी मैं समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, मुझे लगता है। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चले जा रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, यानी जहां टीला है उससे थोड़ा सा निकल कर निकल जाओ, इस प्रकार से। तो क्या उन पर तुम हंस रहे हो? तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यानी कि अब लेखक कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हो। मुझे पता है कि मेरी उंगली दिख नहीं रही, लेकिन मेरा तलवा नीचे से घस गया है। तुम मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हो। तुम कह रहे हो मेरी उंगली तो, मेरा तलवा बच गया, लेकिन उंगली तो दिख रही है, लेकिन तुम्हारी उंगली नहीं दिख रही, लेकिन तुम्हारा नीचे का पांव तो छिल गया है। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूं, यानी सब कुछ मैं ये समझता हूं। यह है आपका, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? तो तुम्हारा प्रेमचंद के फटे जूते जो व्यंग रूप में जो इन्होंने निबंध लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, इन्होंने बहुत सारे अपने ही तरफ से कुछ सोचा कि आपने आपकी उंगली कैसे क्यों दिख रही है, कैसे दिख रही है, यह मैं सब जान गया हूं। क्योंकि मुझे पता है कि क्या तो तुम दूसरों पे हंस रहे हो और क्या तुम मुझ पर ही हंस रहे हो। कहने का तात्पर्य क्या है? इन्होंने आज की अवसरवादिता है, जो लोग एक दूसरे को दिखावा करते हैं, पैसों का दिखावा करते हैं, तो उन पर इन्होंने बहुत अच्छे से तंज कसा है इस निबंध से इन्होंने। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार पढ़ने से ही निबंध है, एक कहानी के तौर पर लिखा है, इन्होंने व्यंग रूप में लिखा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस सेशन में आप सभी जो साथ रहे हैं बच्चे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।